जब कभी आपका सामना पुलिस या प्रशासन की किसी व्यवस्था से होता है तो आप अक्सर देखते हैं कि अदालत में आप या तो मुजरिम होते हैं या मुलजिम होते हैं या मुवक्किल होते हैं या गवाह होते हैं, लेकिन आप एक व्यक्ति नहीं होते दरअसल। आप वो व्यक्ति तो कतई नहीं होते जो जिससे आपके परिवार वाले जानते हैं, जिसे आपका समाज जानता है, जिसे आपके दोस्त जानते हैं, जिसके आधार पर आपके आसपास के लोगों में आपके प्रति कोई भावनाएं हैं या कोई सम्मान है। वहां पर आप एक ऑब्जेक्ट की तरह बन जाते हैं। जैसे कि मुजरिम मुजरिम एक ऑब्जेक्ट है, या मुलजिम मुलजिम भी एक ऑब्जेक्ट है, या अपराधी। तो वहां पर आप इस चीज का एहसास पूरी तरह खो देते हैं कि आप एक व्यक्ति भी हैं जिसका एक संपूर्ण व्यक्तित्व है। अब ये जो समस्या है, इस समस्या की वजह जो होती है वो अक्सर ये होती है कि शक्ति या जो नियंत्रक कानून है, जैसे कि विधान, विधि और नियमावली वगैरह जो होते हैं, वो अक्सर उन लोगों के द्वारा बनाए होते हैं जो या तो पहले मर चुके हैं या जिनका बनाने और चलाने की व्यवस्था आपसे बहुत दूर स्थित है। जैसे कि कहीं दिल्ली में स्थित है, या कहीं लखनऊ में, कानपुर में स्थित है, या किसी दूसरी जगह पर, ऐसी जगह पर स्थित है जहां से आपका कोई लेना देना ही नहीं है। तो वहां से बनाए गए नियम कानून वगैरह जो है वो आपके सारे जीवन को संचालित करते हैं। इसलिए वे आपसे एक परस्पर संबंध कैसे रख सकते हैं? वे आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करते हैं। आप उनके लिए एक इकाई होते हैं, एक चीज। इस बात के सिलसिले में जब हम बात करने की और सोचने की ओर आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि गॉडफादर जो फिल्म है उसमें वीटो कॉर्लियोन का जो कैरेक्टर है, वह कैरेक्टर इस विशेष समस्या का एक विकल्प उपलब्ध कराता है। वो विकल्प ये उपलब्ध कराता है कि वीटो कॉर्लियोन, जिसके माँ बाप और भाई को सिसिली में मार दिया गया वहां पर, क्योंकि वहां पर कुछ करप्ट डॉन लोग थे। और फिर उसके बाद जब वो अमेरिका आया तो अमेरिका में आने के बाद उसने ये देखा कि इटालियन लोगों की जो वहां पे कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के जो इटालियन डॉन है वहां पर, वे इटालियन लोगों का ही शोषण करते हैं, उन्हीं के दम पर अपना काम चलाते हैं और वहीं पर दादागिरी करते हैं। तो अब उन लोगों की कम्युनिटी के साथ कुछ अच्छा करने के लिए, या उन कम्युनिटी को उन जिन लोगों के साथ बुरा हो रहा है उसे रोकने के लिए वीटो को कोई कदम उठाना होगा। सवाल यह है कि अगर वीटो वास्तव में पुलिस और व्यवस्था की तरफ जाता तो पुलिस और व्यवस्था जो कदम उठाना चाहिए, पुलिस और व्यवस्था जो कदम उठा सकते थे, वो कदम अगर वो उठा रहे होते तो वीटो को ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती जैसा उसे करना पड़ा। और उसे क्या करना पड़ा? उसे कानून अपने हाथ में लेना पड़ा, जो कि एक सीधा सीधा एक प्रतिरूप है इस चीज का कि जब पुलिस कानून व्यवस्था जो है, अगर वह आपका साथ नहीं देती तो आप क्या करेंगे? तब आप कहां जाएंगे? एक सवाल उठता है कि जैसे कि आज अगर सरकार का कोई कानून ऐसा है जो आपके साथ बहुत ही अन्याय कर रहा हो, तब आप कहां जाएंगे? आप न्यायालय जाएंगे। अगर न्यायालय भी सरकार के साथ मिला हो तब आप कहां जाएंगे? आप मीडिया में जाएंगे। अगर मीडिया भी सरकार के साथ मिली हो तब आप कहां जाएंगे? तो इस तरह की जो समस्या होती है, जब एक केंद्रित शक्ति होती है, यानी कि एक जगह कहीं शक्ति ऐसी जगह केंद्रित होती है जो आपसे बहुत दूर है, जहां तक पहुंचने के आपके पास रास्ते नहीं है, और आप तक आने वाले जितने भी माध्यम हैं, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे पुलिस व्यवस्था हो, चाहे सरकारी फरमान हो, या कोई और, या मीडिया हो, वो सारे के सारे वही शक्ति केंद्र से संचालित हैं। तो आपके द्वारा उस शक्ति केंद्र तक पहुंचने या उस तक अपनी बात पहुंचाने या उसमें कोई परिवर्तन करने की जो ताकत है वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। और इसके साथ, जैसे कि अगर आप वर्तमान में देखें तो आप सिर्फ वोट डाल सकते हैं। 5 साल में एक बार एक व्यक्ति आपके पास आता है, वो आपको कुछ चुनावी वादे देता है वगैरह देता है, आप वोट देते हैं। वोट के अलावा आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्या आप सरकार के किसी नियम में, किसी चीज में परिवर्तन कर सकते हैं? आप प्रोटेस्ट करेंगे तो क्या होगा? और किस हद तक प्रोटेस्ट को मानने के लिए सरकार बाध्य है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो समस्या है, इस पूरी समस्या का इलाज जनरली कई विचारकों ने सोचा है, कई बार इस पे बहस हुई है, कई दार्शनिकों ने इस पे अतीत में भी काम किया है। और उन सारी चीजों में एक चीज निकल के आती है, एक एनार्को सिंडिकलिज्म निकल के आता है, जो कहीं ना कहीं में गॉडफादर वीटो कॉर्लियोन की जो एक पूरी विधि है काम करने की, बात करने की, उस पर कहीं ना कहीं उसकी एक प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अब देखिए, वीटो कॉर्लियोन का हिसाब किताब क्या है कि वीटो कॉर्लियोन ने एक कानून तोड़ा क्योंकि वह तोड़ना जरूरी था उस कम्युनिटी में सही लोगों की रक्षा करने के लिए। फिर उसने और भी कानून तोड़े और उसने एक तरह से एक पैरेलल गवर्नमेंट ही बना दी, एक समानांतर सरकार बना दी। निश्चित रूप से वह अपराधी तो कहलाएगा ही, क्योंकि वह ऐसे कार्यों में लिप्त है जिसकी सरकार उसे इजाजत नहीं देती। अगर वो इजाजत देती तो शायद ये करने की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन अब वीटो की एक पैरेलल गवर्नमेंट है। उस गवर्नमेंट का हिसाब किताब यह है कि जब उसके पास कोई व्यक्ति आता है, जैसे कि गॉडफादर फिल्म के एकदम शुरुआत में ही बोनासेरा गॉडफादर के पास पहुंचता है और वो चाहता है कि पैसे लेकर गॉडफादर एक हत्या कर दे, जो कि गॉडफादर कहता है दैट आई कैन नॉट डू। और उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि गॉडफादर एक भाड़े का हत्यारा नहीं है, वह फ्रेंडशिप में यकीन रखता है। वह बोनासेरा से कहता है कि बोनासेरा, तुम्हें मेरी फ्रेंडशिप लेनी होगी, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा,
तुम मेरे दोस्त बनो, मैं तुम्हारा दोस्त बनता हूं। अभी तुम मेरे पास आने से पहले तुम पुलिस और व्यवस्था के पास गए, और वहां जाने के बाद जब तुम्हें वहां से कुछ नहीं मिला तब तुम मेरे पास आए हो, और इससे पहले तुमने कभी मेरे लिए मुझे एक चाय के कप के लिए नहीं पूछा, और आज तुम मेरे पास आते हो और कहते हो गॉड फादर गिव मी जस्टिस। तो ये कैसा जस्टिस होगा? तुम्हें पहले मेरी दोस्ती को होगा, अपनाना चाहिए। तो गॉडफादर जो कहते हैं, गॉडफादर कहता है बोनासेरस है कि मैंने आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है कि तुम मुझे इतने अपमानजनक तरीके से व्यवहार करते हो। ये सारी जो बातें होती हैं, इनको जब आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि गॉडफादर का तरीका यह है कि वह किसी व्यक्ति से मित्रता करता है, फेवर वर्सेस फेवर का एक नियम अपनाता है। वह लोगों का भला करता है और लोगों से आशा करता है कि वो उसका भला करें। एक तरीके से एक सिंडिकेट का निर्माण होता है। सिंडिकेट अर्थात एक क्लब, एक गुट, एक छोटा सा एक ऐसा परिवार का एक बड़ा रूप, जहां पर लोग एक दूसरे को जानते हैं, और आप किसी व्यक्ति के लिए काम इसलिए करते हैं कि या तो आप उसको जानते हैं या उससे जुड़े हुए किसी व्यक्ति को जानते हैं, या फिर इसी तरह से जो आपस में जुड़े हुए लोग हैं उनके माध्यम से। तो शक्ति का जो केंद्र होता है ऐसी व्यवस्था में या एक सिंडिकेट में, वो शक्ति का केंद्र उतना दूर नहीं होता कि जैसे आप आज दिल्ली या लखनऊ या कानपुर या कहीं ऐसी जगह पर सोच के जाएं कि वहां पर आपकी शक्ति का केंद्र है। ऐसा नहीं होता। आपके पास कम से कम ऐसी शक्ति होती है कि आपके आसपास जो आपको जानने वाले लोग हैं उन सारे लोगों के साथ सलाह मशवरा करके आप किसी एक कार्य को अंजाम दे सकें। और अनार्की का जो सिद्धांत होता है, अनार्की के सिद्धांत में मूल रूप से यही बात होती है कि शक्ति का जो केंद्र होता है वो व्यक्ति की पहुंच में हो, व्यक्ति कुछ कर सके। जैसे कि आप अगर आज वोट डालने जाते हैं तो वोट डालना आपका आखिरी अधिकार हो जाता है, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप नागरिक के तौर पर किसी व्यवस्था में किसी भी जगह पर कोई परिवर्तन करने की क्षमता ही नहीं रखते। इसलिए मार्क ट्वेन ने एक जगह इस पे एक व्यंग्य भी किया है कि अगर वोट डालने से कुछ होता तो वो आपको वोट भी नहीं डालने देते। तो ये जो बात आती है, यहां आती है कि व्यक्ति का, नागरिकों का, और नागरिकों की एक टीम का, सिंडिकेट का एक हक होना चाहिए। उनके पास इतनी आधिकारिक शक्ति होना चाहिए कि वे सिस्टम को परिवर्तित करने के लिए कोई एक कदम उठा सकें और वह परिवर्तन वे कर सकें। यह अनार्को सिंडिकलिज्म कहलाता है मूल विचार में। और ऐसा नहीं है कि गॉडफादर फिल्म में इसी विचार को लेकर उन्होंने प्रेषित किया हो, मैंने एक उदाहरण के तौर पर गॉडफादर फिल्म का दिया है, लेकिन आप मूल रूप से इस विचार को देख सकते हैं कि यह जो विचार है उसमें यह है कि वो व्यक्ति आपको अच्छी तरह समझ सकता है जो आपको व्यक्तिगत तौर पर जानता है या आपके सामाजिक परिवेश में किसी माध्यम से आपको जानता है, ना कि वो व्यक्ति जिसने सिर्फ एक कानून की किताब पढ़ी है, आपसे आज तक मिला भी नहीं, और वह आपको आकर सिर्फ ये बता रहा है कि अगर आपने ये किया है तो ये होगा, अगर आपने वो किया है तो वो होगा। एक तरह की यांत्रिकी, गणितीय व्यवस्था हो जाती है जिसमें इंसान जो है वो या तो एक अंक बन जाता है या फिर एक मशीनी पुर्जा बन जाता है। और इस तरह से मशीनी पुर्जा या अंक बनने की बजाय व्यक्ति को व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाए, व्यक्ति को व्यक्ति की तरह न्याय मिले, उसके लिए यह जरूरी है कि न्याय की व्यवस्था और इसका नियंत्रण करने वाले जो लोग हैं उनका उस समाज से, उस सिंडिकेट से, उस गुट से कहीं ना कहीं एक सीधा संबंध हो, वो उससे जुड़े हुए हो, उसको जानते हो। तो यह एक विचार होता है जो एनार्की में आता है और यह गॉडफादर में प्रतिध्वनित होता है। एनार्की एक बहुत बड़ा डोमेन है और उसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जिनके बारे में हम फिर आगे बात करेंगे। पर जहां तक एनार्की और गॉडफादर के एक तरीके का ये जो संबंध होता है, इस पे हमें प्रकाश डालना था तो वो हमने भी यहाँ डाल दिया। अब एनार्की में कितनी चीजें आती हैं और क्या कैसे होता है उसके बारे में हम और भी वीडियोस बनाएंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप अगला वीडियो देख पाएं। और मैंने ये जो वेंचर शुरू किया है इसमें सहयोग करें तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।